So now we are going to start with a new concept called as memorandum stock and memorandum markup account. Memorandum stock and memorandum markup account. होता क्या है डिपार्टमेंट में ये मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ये समझाने के लिए एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं. से फॉर एग्जांपल इसके लिए एक मैं ब्रांच का एग्जांपल ले रहा हूं. से फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है और कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं. अलग अलग ब्रांचेज है. सो एचओ गुड्स ट्रांसफर कर रहा है अपने ब्रांचेस में ड्यूरिंग द ईयर. ना जो गुड्स वो ट्रांसफर करेगा हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस को, वो कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर करेगा या सेलिंग प्राइस पर. हेड ऑफिस गुड्स ट्रांसफर करेगा अपने ब्रांचेस को, कौन से प्राइस पर ट्रांसफर करेगा? हेड ऑफिस गुड्स ट्रांसफर कर रहा है अपनी ब्रांचेस को, कौन से अमाउंट पर ट्रांसफर करेगा? कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस? सो बच्चा लोग, इन मेजॉरिटी केसेस इट इज एट सेलिंग प्राइस. ब्रांच को उस गुड्स का कॉस्ट क्या है वो पता ही नहीं होता है. एग्जांपल लेता हूं, मॉन्जिनीस उसके शॉप्स अगर आप देखोगे तो मोस्टली हर लोकेलिटी में स्टेशन वाइज तो तुमने देखा ही होगा, हर एक स्टेशन पर मॉन्जिनीस होता ही है. बोरीवली में भी है, कांदीवली में भी है, मलाड में भी है, गोरेगांव में भी है, हर जगह मॉन्जिनीस के ब्रांचेस हैं. अब हेड ऑफिस से जब केक जाते होंगे तो ब्रांचेस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है, सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर किया जाता है. इनफैक्ट कौन सा केक किस प्राइस पर बेचना है उस टैग के साथ उनको दिया जाता है. और जो ब्रांच मैनेजर वो गुड्स बेच रहा है, केक बेच रहा है, उन्हें उस सेल पर कुछ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस एज अ कमीशन मिल जाता है. जो ब्रांच हैंडल कर रहा है उस ब्रांच मैनेजर को कंपनी की तरफ से कमीशन मिलता है, सम परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. Why goods has not been transferred from head office to branch at cost price? उसका रीजन है, समझो. अगर हेड ऑफिस गुड्स ब्रांचेस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर करे, से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट है 75 रुपीज, उसने ब्रांच को दिया भी है 75 में ट्रांसफर, लेकिन ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसे 200 रुपए में बेचो और मैं आपको पर सेल 10% कमीशन दूंगा. तो जैसे ही तुम ये प्रोडक्ट बेचोगे तुम्हें कमीशन मिल जाएगा 20 रुपए का. अब अगर अज्यूम करो तुम्हें कॉस्ट नहीं मालूम है, 2 मिनट के लिए अज्यूम करो तुम्हें सिर्फ मालूम है 200 का गुड्स बेचा 10% मिलेगा, वाओ 20 रुपए. लेकिन अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि कंपनी ने ये गुड्स प्रोड्यूस किया था 75 में, कंपनी मुझसे बेचने को कह रही है 200 रुपए में, मतलब कंपनी 125 का प्रॉफिट कमाकर मुझे सिर्फ 20 रुपए देती है. मतलब मुझे देने के बाद भी कंपनी 105 रुपए कमा रही है. जब बीइंग अ ब्रांच मैनेजर तुम्हें प्रॉफिट अमाउंट पता चलेगा, प्रॉफिट मार्जिन पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर की फीलिंग आ जाएगी. कॉम्पिटिटर की फीलिंग मतलब नाउ ब्रांच मैनेजर विल थिंक क्यों ना मैं खुद केक प्रोड्यूस करूं. सिंस मेरे इतने सारे कस्टमर जान पहचान वाले हैं, तो उनको अगर मैं मेरा बनाया हुआ केक बेचूंगा जिसका कॉस्ट 75, अगर मैं 150 में भी उनको बेचूंगा तो मेरे कस्टमर का 50 का फायदा होगा. एट द सेम टाइम मैं खुद 75 रुपीज पर सेलिंग प्राइस कमा लूंगा, पर प्रोडक्ट 75 कमाऊंगा. कहां पहले 20 रुपए कमाता था, अब 75 कमा रहा हूं. वाओ, ये फीलिंग क्यों आई ब्रांच मैनेजर को?
क्योंकि उसे पता चला कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है। जब जब मैनेजर्स को ये मार्जिन पता चलेगा, उनके मन में ऐसा फील आएगा, क्यों ना मैं खुद का बिजनेस चालू करूं। देखो, जब तक किसी को किसी का प्रॉफिट मार्जिन नहीं मालूम होता है, तब तक वर्कर बनकर काम करना अच्छा लगता है। अब मुझे मालूम पड़ जाए कि प्राइम विजन मेरी वजह से कितना कमा रही है, तो मेरे मन में लालच वाली फीलिंग आ सकती है कि क्यों ना मैं खुद का क्लास चालू करूं, यार इतना कमा लूंगा, वाह। तो कभी भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके ब्रांचेस को ये पता चले कि उसके सेलिंग की वजह से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अदरवाइज वो ब्रांच मैनेजर ही हमारे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। खुद के कॉम्पिटिटर क्यों बनाने का भाई, चुपचाप उनको बोलो ना सेलिंग प्राइस इतना है, तुम बेचो, तुमको क्या करने का, कॉस्ट प्राइस कितना है। सारे गुड्स पर पहले से प्राइस टैग लगा होता है, ये इतने में बेचना है, ये इतने में बेचना है, ये इतने में बेचना है। तुम जितना बेचोगे उसका 10% या 5% या 15% या 20% जो भी मार्जिन है वो तुमको मिल जाएगा। तो ब्रांच मैनेजर क्या ट्राई करेगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने का ट्राई करेगा, बेचो बेचो बेचो, ज्यादा बेचूंगा ज्यादा कमाऊंगा। वो उसी में बिजी रहेगा, उसका माइंड वहीं तक रहेगा कि यार जितना बेचूंगा उतना कमाऊंगा मैं। तो वो कभी ऐसा सोचेगा ही नहीं कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। देखो, 100 में से ऐसे 5-10 लोग मिलेंगे जो बाद में खुद का बिजनेस स्टार्ट करते ही हैं, लेकिन जिनको ये सबको अगर प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाए ना, तो 100 में से 60-70 लोग अपने कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। इसलिए जनरली हेड ऑफिस अपना गुड्स अपने ब्रांचेस को सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर करती है, सो दैट ब्रांचेस को ये पता ना चले कि कंपनी उनकी वजह से कितना कमा रही है। इज इट क्लियर? ओके। Yes. तो अब अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो हेड ऑफिस क्या करती है मालूम है? हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस को रिप्लेस कर रहा हूं डिपार्टमेंट अकाउंट। डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रही है सेलिंग प्राइस पर। तो अब ऐसी सिचुएशन में ना हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक स्टॉक अकाउंट, एक स्टॉक अकाउंट। जनरली स्टॉक किस पर मेंटेन होता है मुझे बताओ, कॉस्ट पर या सेलिंग प्राइस पर? Cost. कॉस्ट। कॉस्ट। लेकिन यहां पर हेड ऑफिस गुड्स किस पर दे रही है? Selling. सेलिंग। तो अब यहां पर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट करके एक बना देते हैं। मतलब अब हेड ऑफिस ना एक ओरिजिनल स्टॉक अकाउंट तो बनाएगा ही, वो स्टॉक अकाउंट कॉस्ट पर ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दो टेम्परेरी अकाउंट बनाए जाते हैं, कॉल्ड एज मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। इस मेमोरेंडम स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है सेलिंग प्राइस पर, और इसके अंदर जितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, उसे मार्कअप में रिवर्स कर दिया जाता है। मेमोरेंडम मार्कअप में रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब अब मैं इसका पूरा अकाउंटिंग बताता हूं। थोड़ी जगह कम पड़ेगी, देखते हैं एडजस्ट करेंगे किसी तरीके से। इसका नाम रखेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम इज अ टेम्परेरी memorandum stock account at selling price, memorandum markup account, this markup मतलब profit element account। अब यहां पर स्टॉक में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करता हूं। ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट में लिखते हैं, बराबर है ना। जनरली ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है, लेकिन जब मेमोरेंडम स्टॉक बनेगा ना बच्चा लोग, तो इसमें कॉस्ट प्लस मार्कअप अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। मार्कअप मतलब प्रॉफिट एलिमेंट, और इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा सेलिंग प्राइस पर। इसके अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट है ना, वो मार्कअप में रिवर्स कर दिया जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज
markup on opening stock, markup on opening stock. अमाउंट लेकर चलता हूं, समझो 1 लाख का गुड्स है, प्रॉफिट मार्जिन 20%, तो यहां पर 1,20,000 रिकॉर्ड करेंगे और मेमोरेंडम मार्कअप में रिवर्स कर देंगे 20,000. तो इन दोनों का जब नेट ऑफ होता है ना, नेट ऑफ, ये डेबिट 120, ये क्रेडिट 20,000, नेट 1 लाख. दो अकाउंट बन गए टेम्परेरी. मेमोरेंडम स्टॉक विल बी केप्ट एट सेलिंग प्राइस और इसका जो प्रॉफिट एलिमेंट है ये मार्कअप में रिवर्स कर दिया जाएगा. जितना गुड्स परचेस करेंगे स्टॉक के किस साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड. टू परचेस, ये भी कॉस्ट प्लस मार्कअप. समझो 10 लाख का गुड्स खरीदा तो 10 लाख प्लस 20%, 12 लाख. इमीडिएटली इसका प्रॉफिट एलिमेंट रिवर्स कर दिया जाता है. यहां पर लिखेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट. दिस इज मार्कअप ऑन परचेज, मार्कअप ऑन परचेज 2 लाख. अज्यूम करते ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने गुड्स बेच दिया बाय सेल्स. सेल्स हो गया समझो 10,80,000 का. अब बाय डिफॉल्ट सेल्स तो ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर ही होगा, उस पे कॉस्ट वर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं. बाय क्लोजिंग स्टॉक. बच्चा लोग क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बैलेंसिंग फिगर दो ना, कितना है? आज ही देना है. 8,40,000 सर. हाँ 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 हाँ. 2,40,000. 2,40,000 sorry. Okay, 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 okay. This 2,40,000 is nothing but a बच्चा लोग कॉस्ट प्लस मार्कअप. समझो 9 लाख का गुड्स बेचा था, मैं वो भी यहां पर बाइफर्केशन देता हूं. एक्चुअली ये तो सेलिंग प्राइस पर ही रिकॉर्ड होता है, बट फिर भी समझाने के लिए तुमको, 9 लाख का गुड्स 20% प्रॉफिट लेकर मैंने 10,80,000 में बेच दिया और बचा कितने का गुड्स? तो देखो 1 लाख प्लस 10 लाख, 11 लाख का गुड्स था, इसमें से 9 लाख का गुड्स बेच दिया तो 2 लाख का गुड्स बचा है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 20%. तो 2 लाख प्लस 20, 2,40,000. तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप है ना, ये यहां पर डेबिट में रिवर्स करेंगे. टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन 40,000. दैट इज मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक. अब क्या किया जाता है? लास्ट में मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, सॉरी मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है. क्लोज करो मेमोरेंडम मार्कअप. 1,80,000. दिस इज द प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड 1,80,000. लॉस. देखो ये 1,80,000. अब कंपनी क्या करती मालूम है? ये मेमोरेंडम स्टॉक उठाकर किसको दे देगी? ब्रांचेस को, कि ये देखो ये गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 का, परचेज है 12 लाख का, सेल हुआ 10,80,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000. इसमें प्रॉफिट का कुछ अमाउंट लिखेंगे ही नहीं. ये सब तो मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये सारे अमाउंट. फिलहाल ऐसा फील करो ना कि ये 1 लाख प्लस 20%, तुमको नहीं मालूम प्लस कितना परसेंट, तुमको सिर्फ मालूम है ये फाइनल अमाउंट 120, टू परचेज 12 लाख, बाय सेल्स 10,80,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 240. ये मार्कअप कंपनी अपने पास रखेगी. कंपनी को पता चलेगा ओके ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट हुआ. ब्रांच मैनेजर को ये डिटेल दिया जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर तेरे पास इतने का स्टॉक था 120 का, ड्यूरिंग द ईयर और 12 लाख का परचेज हुआ, तूने इतना बेचा, क्लोजिंग स्टॉक तेरे गोडाउन में इतने का पड़ा हुआ है. ये सब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस मार्कअप विच इज द सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट एलिमेंट उनको मालूम ही नहीं होगा कितना है. समझा यहां तक?
Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें मैं कुछ पॉइंट एडिशन करता हूं. से फॉर एग्जांपल कभी कभी तुमने ऐसा भी सुना होगा कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट. ऐसा होता है. Yes, हाँ, sir. sir. तो बाय गुड्स लॉस्ट बाय आइदर थेफ्ट और बाय फड़ाना डिकड़ाना, एनीथिंग लॉस्ट वेयर लॉस्ट आई डोंट नो बट इट इज लॉस्ट. तो इसका भी रिकॉर्डिंग कॉस्ट प्लस मार्कअप पर ही होगा. समझो, ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का कॉस्टिंग का गुड्स गायब हो गया, तो उसका कॉस्ट है 50,000 प्लस मार्कअप 60,000. अकॉर्डिंगली मैं यहां पर सेलिंग प्राइस थोड़ा कम कर दे रहा हूं. थोड़े अमाउंट चेंज. 8,50,000 का गुड्स बेचा, प्रॉफिट मार्जिन लेकर 20%. Profit margin was at 70. हाँ ठीक है. अभी वो मैं अमाउंट मत बताओ, देखो वो मैच होगा. अब क्या होता है, ये जो गुड्स लॉस्ट हुआ है इस पर भी तो मार्कअप रिवर्स हुआ है, तो ये मार्कअप अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट. दैट इज मार्कअप ऑन गुड्स लॉस्ट. कितना मार्कअप था इस पर? 10,000. 10,000. अब ये पोस्टिंग करने के बाद अब अकाउंट क्लोज करेंगे. 1,70,000. 1,70,000. This is my profit by selling the product. 1,70,000. सर हाँ बोलो. सर बट अब ये जो गुड्स लॉस्ट रहेगा सर उसका तो क्लेम आएगा, तो सर वो फिर क्लेम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंट में? इंश्योरेंस क्लेम आएगा तब ना. हाँ सर. इंश्योरेंस ही नहीं किया होगा तो. ओके. और अगर क्लेम आएगा भी तो उसका जो नॉर्मल अपना इफेक्ट होता है, ये फाइनल अकाउंट थोड़ी ना बनाना सिखा रहा हूँ. फाइनल अकाउंट बनाते वक्त तो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स लॉस लिखोगे, कॉस्ट पर ही. ओके सर. वो फाइनल अकाउंट की पार्ट्स है. ये मैं आपको मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट पढ़ाना सिखा रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट. ओके. सर ओके हाँ. सर. सर रिटर्न भी तो होगा ना सर? व्हाट? गुड्स रिटर्न भी तो हो सकता है ना सर? हाँ तो रिटर्न होगा. सेल्स रिटर्न हुआ है या परचेज रिटर्न हुआ है? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न हुआ है तो मैं नेट ऑफ सेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा. ओके. परचेज रिटर्न हो तो नेट ऑफ परचेज यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा. जी सर. Okay. Now, समझो, during the year, certain goods has either outdated or say for example some defect in that goods are there. So because of that, ब्रांच मैनेजर ने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से कम प्राइस में उसे बेचा. प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो गया था तो उसे कम प्राइस में बेचा. तो समझो एक प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट था 50,000, जिस पर प्रॉफिट मार्जिन था 20% का, 20% मतलब 10,000, उस प्रोडक्ट को 55,000 पर बेचना पड़ा. सेलिंग प्राइस को कम करना पड़ा. कितने से कम करना पड़ा? 5,000 से. तो अब मेरा यहां पर सेलिंग प्राइस ना मैं चेंज कर रहा हूं. 10,20,000 नहीं है, 10,15,000 हुआ. मुझे मेरे गुड्स का सेलिंग प्राइस मार्क डाउन करना पड़ा, कम करना पड़ा. कितने से कम करना पड़ा? 5,000 से. तो बच्चा लोग जितने से गुड्स का मार्कडाउन होगा उसका दो इफेक्ट करेंगे. पहला, यहां पर बाय गुड्स मार्कडाउन, इसके लिए यहां पर लिखते हैं मार्कअप अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट. मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट. जितने से मार्कडाउन हुआ.
अगर ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो टैली नहीं होगा बच्चा लोग। अगर डेबिट में 20% मार्जिन पर रिकॉर्ड हुआ तो क्रेडिट में भी सारे प्रोडक्ट 20% मार्जिन पर ही लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 5000 कम रिकॉर्ड हुआ है, तो जितना 5000 कम रिकॉर्ड हो उतना क्रेडिट अलग से रिकॉर्ड करो बाय मेमोरेंडम मार्कअप। तो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन भी इतने से कम हुआ होगा, तो इसको रिवर्स यहाँ पर डेबिट में कर देते हैं 2। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, that is goods markdown. जितने से गुड्स मार्कडाउन हुआ 5000। तो अब यहां पर जब तुम अकाउंट क्लोज करोगे तो 1,70,000 नहीं आएगा, 1,65,000 आएगा। तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ये अकाउंट बनाकर बता दी कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में क्या क्या आएगा और मेमोरेंडम मार्कअप में उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। अब डाउट है तो पूछो। ओके, हेडिंग दो, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। हाँ अगर वो गुड लॉस बाय फायर है उसमें दो अलग से एंट्री मार के बता सकते हैं ना कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, अरे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट और गुड्स लॉस बाय फायर का एक कॉस्ट में और एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट करके। क्योंकि यहाँ पे देखो ना सर, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट करके लिखा है, हाँ तो उधर भी उसका नाम देना पड़ेगा ना कि ये अकाउंट से आया करके 10,000। यहाँ पर कॉस्ट प्लस मार्कअप लिखा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर परचेज लिखा है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर लिखा है मेमोरेंडम स्टॉक, तो यहाँ पर भी लिखो कुछ? नहीं सर। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में तुम ऐसे लिख सकते हो ऐड करके मार्कअप। ओके ठीक है। ये वर्किंग नोट वाले अकाउंट्स है, ये दीज आर नॉट मेन लेजर अकाउंट। मेन लेजर तो स्टॉक कॉस्ट पर ही मेंटेन होगा। स्टॉक विल बी ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट प्राइस। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दो टेम्परेरी अकाउंट बनाए जाते हैं जिसका ये हिस्सा, स्टॉक वाला हिस्सा हेड ऑफिस में ब्रांचेस को दे दिया जाता है और मार्कअप वाला हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है। ओके सर। हेडिंग दो, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। सर तो आगे को थ्योरी एक्सप्लेन करो ना, वो आपने जो बताया था वो पहले, इससे पहले। कौन सा? हाँ ये वाला। इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया था कि कोई भी हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस को गुड्स सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर करती है। क्यों करती है उसका रीजन बताया था। ओके। मेन कॉन्सेप्ट क्या, पोस्टिंग प्रेजेंटेशन तो यही है। ओके ओके, राइट डाउन बच्चा लोग। अंडर दिस मेथड goods supplied, under this method goods supplied to each department are debited to memorandum departmental stock account, memorandum departmental stock account at, red pen से, cost plus markup, at cost plus markup, to give the normal selling price of the goods. So to give Normal selling price of the goods. Full stop. The sale proceeds of the departments
द सेल प्रोसीड्स ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस, द सेल प्रोसीड्स ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस ऑफ द डिपार्टमेंट are credited in memorandum departmental stock account. सर सेल प्रोसीड ऑफ डिपार्टमेंट के आगे क्या था? The sale proceed of department are credited in memorandum departmental stock account. Okay. Full stop. The markup is credited Debited. the markup is credited to the departmental markup account. Full stop. तो जो डिपार्टमेंट The account is prepared as follows. The account is prepared as follows. हाँ क्या बोल रहे हो? में क्या बोलता है, डिपार्टमेंटल क्रेडिटेड टू डिपार्टमेंटल Markup account, markup account. मतलब इसमें इन्होंने दो ही चीज की चर्चा की, कोई भी स्टॉक जब ट्रांसफर करते हैं तो परचेज डेबिट में रिकॉर्ड होगा, उसका मार्कअप मार्कअप के क्रेडिट में आ जाएगा, और सेल सेल प्रोसेस सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड होगा, बाकी और कुछ बताया ही नहीं। आपने हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? आपने दोनों में क्रेडिटेड लिखा है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो। सेल प्रोसीड इज क्रेडिटेड टू द मेमोरेंडम, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। हाँ तो सेल प्रोसीड सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, हाँ सर। और ये जो भी मैंने लिखा है वो मार्कअप की बात कर रहा हूँ, वो मार्कअप अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एलिमेंट। ये दोनों अकाउंट सर प्रेजेंट कर दो। हाँ बोलो। सर अकाउंट बनाना है। हाँ बनाना है। क्या द अकाउंट इज, क्या बोला था लास्ट में? क्या हुआ बोल? सर लास्ट लाइन क्या बोला था मार्कअप अकाउंट के बाद? क्या बोला था भाई, बोल दो, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला था। The account is prepared as follows. अच्छा लास्ट लाइन पूछ रहे। गाइस कोई हेडिंग बोलो ना। लैला मजनू अकाउंट, यश हेडिंग इज लैला एंड मजनू अकाउंट। सेलिंग प्राइस। अरे मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बच्चा, हेडिंग पूरा बनाना है ना अभी? हाँ दोनों एज इट इज पूरा कॉपी कर लो। लिखते वक्त कुछ डाउट आएगा तो पूछ लेना बच्चा लोग।
Question number 9. Done. Question number 9. Gram Udyog, a retail store, has 2 departments, Khadi and Silk, for each of which stock account and memorandum markup account are kept. दोनों डिपार्टमेंट के लिए स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाया गया है. All the goods supplied to each department are debited to the stock account at cost plus a markup, which together make up the selling price. दोनों ब्रांचेस को, दोनों डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं एट सेलिंग प्राइस of the goods, and in the account of the sale proceed of the goods are credited. और अकाउंट में सेल प्रोसीड को क्रेडिट करते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस. The amount of markup is credited with the departmental markup account. वही चीज जो थियरी लिखा है मैंने, वही चीज पूरा गाना बताया. If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction, that is marked down, is adjusted both in the stock and the department markup account. The rate of markup for Khadi department 33 1/3% of the cost, and for silk department it's 50% on cost. ये पूरे पैराग्राफ में वही कहानी बताई है जो मैंने पूरा थियरी एक्सप्लेन किया. सिर्फ इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक खादी डिपार्टमेंट का मार्जिन और दूसरा सिल्क डिपार्टमेंट का मार्जिन. बाकी पूरा पैराग्राफ मतलब वो कुछ नया नहीं है जो क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो थियरी मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज यहाँ पर डिक्टेट की गई. अब आगे क्या दिया है? Okay. The following figures have been taken from the books for the year ended 31st December 2012. Khadi department, silk department. Stock on 1st January 10,500, 18,600. ये बोला at cost. मतलब इसके अंदर मार्कअप इंक्लूड नहीं, इन्होंने कॉस्ट ही अमाउंट दिया 10,500 and 18,600. परचेज दिया 75,900 and 93,400. सेल्स दिया है ये 95,600. बच्चा लोग बुक में चेंज कर लो 95,600 एंड 1,25,000. और सेल्स बोला तो बाय डिफॉल्ट वो सेलिंग प्राइस पर ही होगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है. सेल्स इज ऑलवेज एट सेलिंग प्राइस. अब आगे दिया फर्स्ट द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1st Jan 12. ओपनिंग की बात कर रहे हैं, इंक्लूडेड
goods, the selling price of which had been marked down by 1260. खादी डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसको मार्क डाउन किया जा चुका है 1260 से। हैड बीन बोला है, ऑलरेडी मार्क डाउन हो चुका है। These goods were sold during the year at the reduced price. और ये गुड्स जो लास्ट ईयर मार्कडाउन हो चुका था, इस साल उसे हमने फाइनली रिड्यूस्ड प्राइस पर ही बेच दिया। तो इस पॉइंट नंबर 1 से मेरा आपका क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक जब मैं स्टॉक अकाउंट में लिखूंगा खादी डिपार्टमेंट के, तो कॉस्ट पर लिखूंगा या कॉस्ट प्लस मार्कअप? हम मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाने वाले बच्चा लोग ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने वाले, कॉस्ट प्लस मार्कअप? कॉस्ट प्लस मार्क। तो मुझे ना बच्चा लोग, आप लोग कॉस्ट प्लस मार्कअप के बाद क्या वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके दो। पॉइंट नंबर 1 को ध्यान से पढ़कर फिर डिसाइड करके मुझे बताओ ये वाला अमाउंट क्या होगा ओपनिंग स्टॉक का। बताओ, इतनी जल्दी आंसर भी आ गया। 11,760। एक और आंसर आ गया 14,000। तुम लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, बोला नहीं कि आंसर एकदम ऐसा फटाक से आ जाता है। आप लोग ऑप्शन लिखते जाओ, तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। चलो पहले मैं लिखता हूं कॉस्ट 10,500 प्लस मार्कअप। क्या मार्जिन था इसका? 33.33%। 10,500 का निकालो 33.33%। 3,500 500 सो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 14,000 माइनस, अगर मार्कडाउन नहीं हुआ होता तो 14,000 लिखते, बट पास्ट में ऑलरेडी मार्कडाउन हो चुका है 1260 से। 12740 सो ओपनिंग स्टॉक हम इस प्राइस से रिकॉर्ड करेंगे 12,740। गुड, काफी लोगों ने शायद ऑप्शन दिया था ये। और 10,500 और ये जो डिफरेंस है ना 12,740, कितना आ रहा है वो? 2,240. वो मार्कअप में लिखेंगे, मार्कअप में। नॉर्मली इस गुड्स का मार्कअप था 3,500, बट 3,500 में से 1260 माइनस कर दो तो यही आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 फटाफट लिख लो। मार्कडाउन माइनस मार्कडाउन क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है?
वैल्यू कम कर देते हैं ना तो ऑलरेडी माइनस हो गया रहेगा। तो माइनस उन्होंने किया था, तुम्हारा जो स्टॉक है कॉस्ट पर 10,500 का है, इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस पहले कितना है? 14,000 तो उस 14,000 में से माइनस करूंगा ना। वो ऑलरेडी माइनस हो गया रहेगा ना। किसमें से माइनस हुआ रहेगा बच्चा? मतलब वैल्यू कम क्या करके 10,500 लिखा रहेगा ना। अरे ये कास्ट है, कास्ट। अच्छा मतलब इसमें मार्कअप एडेड है। इसमें एडेड नहीं है, ये सिर्फ कास्ट है। ओके। और मार्कडाउन किसका हुआ होगा? सेलिंग प्राइस का। हाँ, तो क्वेश्चन मेरे लिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लो बच्चा लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सर्टन स्टॉक लिख लेना फटाफट, क्योंकि ये बाद में मैं जैसे ही स्क्रीन चेंज करूंगा ये गायब हो जाएगा। Done, sir. Certain stock of the value of 6,900 purchased for the khadi were later in the year transferred to the silk department. खादी के पास से सिल्क के पास चला गया, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, एंड सोल्ड फॉर 10,350। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिल्क ने बाद में इसको बेच दिया 10,350 में। इनिशियली गुड्स खादी के लिए आया था, फिर खादी के से इंटर डिपार्टमेंट सिल्क में गया और सिल्क ने इसे बेच दिया 10,350 में। इस गुड्स का कॉस्ट कितना था? 6,900 रुपए कॉस्ट बोला है, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या होती है? एंट्री। तो यहाँ पर एंट्री Silk department. Silk department account debit to Khadi. सिल्क अकाउंट डेबिट टू खादी। ये एंट्री पास करना है, इसका मतलब यही है। एज अ रिजल्ट दो कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज इंक्लूडेड इन द खादी डिपार्टमेंट एंड द सेल प्रोसीड्स हैव बीन क्रेडिटेड इन द सिल्क डिपार्टमेंट। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इन्होंने कॉस्ट तो खादी में इंक्लूड कर रखा है, बट सेलिंग प्राइस सिल्क में इंक्लूड करके रखा है। तो जब तुम ये एंट्री पास करोगे ना, जो भी सिखाया सिल्क टू खादी, तो बाय डिफॉल्ट खादी में से वो कॉस्ट माइनस हो जाएगा और सिल्क में वो कॉस्ट ऐड हो जाएगा। इन शॉर्ट पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ये एंट्री पास करो इंटर डिपार्टमेंट का, बस और कुछ नहीं। फिर भी आप देख लो, कुछ तकलीफ है, कौनो डाउट है, कौनो कष्ट है कि नो प्रॉब्लम छे, पूछ लो। चलो पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर 2012 टू प्रमोट सेल द गुड्स वेयर मार्क डाउन एज फॉलोज। 2012 में अपना गुड्स प्रमोट करने के लिए, सेल प्रमोट करने के लिए हमने गुड्स को मार्क डाउन किया। गुड्स जिसका कॉस्ट था 5,600 कॉस्ट, हाँ, उसे मार्क डाउन किया 360 से, और कुछ गुड्स सिल्क के जो 10,000 कॉस्ट के थे उसको मार्क डाउन किया 2,000 से। सो मार्क डाउन का दो इफेक्ट बताया था ना मैंने, जितना मार्क डाउन होगा स्टॉक के क्रेडिट में जाएगा और मार्कअप के डेबिट में आ जाएगा। ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेयर सोल्ड, जितने भी गुड्स ड्यूरिंग द ईयर मार्क डाउन हुए थे सब बेच डाला, एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 मार्क डाउन बाय 1,000। सिल्क में 5,000 का गुड्स जिसको 1,000 रुपए से मार्क डाउन किया था वो नहीं बिका, बाकी सब बिक गया।
अब इस पॉइंट का क्या करना है ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पेंडिंग रख रहा हूं ये पॉइंट, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। आगे क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग मतलब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, on December 31, 2012, it was discovered that khadi cloth of the cost 390 was missing, and it was decided that the amount to be written off. At the end of the year जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे तो पता चला एक गुड जिसका कॉस्ट 390 था वो मिसिंग है। मिसिंग कैसे, लॉस बाय फायर है या लॉस बाय थेफ्ट, वो कुछ बोला नहीं है, मिसिंग है, बस मिसिंग है। नाउ दिस इज डिसाइडेड दैट कि हम इसे राइट ऑफ कर दें। किस डिपार्टमेंट का ये लॉस है, खादी का। तो खादी में स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में, मार्कअप के डेबिट में। स्टॉक के क्रेडिट में कॉस्ट प्लस मार्कअप करके रिकॉर्ड करेंगे और मार्कअप के डेबिट में सिर्फ मार्कअप अमाउंट से डेबिट कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर बोथ द डिपार्टमेंट 2012 मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। पहले खादी का बना डालते हैं। ये खादी का हम बना रहे हैं, खादी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करो खादी का इंफॉर्मेशन। सर्वेश। Sir, opening stock 10,500. वर्किंग नोट नंबर 1। Gold 740. Purchases 75,900. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मार्कअप रिवर्स, मार्कअप ऑन ओपनिंग। 3,500. बच्चा लोग 2240, ये भी वर्किंग नोट 1 में ही मिलेगा। नेक्स्ट Purchases 75,900. परचेजेस 75 900. प्लस मार्कअप 33.33%। 75,900 plus 33.33%। 25,300। Yes, sir. 75,900 plus 25,300, 1 lakh 1 lakh to 1,200.
इसका मार्कअप यहाँ पर रिवर्स बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, $25,300, that is markup on purchase. Sir, sale By Sales. 95,600. बच्चा इसका मार्कअप कभी रिवर्स मत करना, ये ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर ही होगा। First and एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। second, sir, the value is 6,900 purchase for the Khadi department. The later इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, बच्चा लोग उसका एंट्री हमने क्या डिसाइड किया था, सिल्क अकाउंट डेबिट टू खादी, सिल्क डेबिट टू खादी, तो खादी के क्रेडिट में बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सिल्क डिपार्टमेंट, जिसका कॉस्ट कितना है 6,900 प्लस मार्कअप 33.333%। बच्चा लोग हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे इस स्टॉक अकाउंट में तो प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे, तभी टैक्स 2,300 होगा। 2,300 2,300 और इसका मार्कअप यहाँ पर डेबिट कर देंगे टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, दैट इज मार्कअप ऑन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो एग्जाम में लिखना है, नहीं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं। इसको सोल्ड किया है 10,350 में। किसने बेचा है, सिल्क ने बेचा, और वो सिल्क के ऑलरेडी सेलिंग प्राइस में इंक्लूड हाँ। है, वो मुझे वापस इंक्लूड नहीं करना है। During the year 2012, to promote sales, the goods were marked down as follows. गुड्स Khadi मार्क डाउन हुआ है, खादी का कितने से मार्क डाउन हुआ है, 360, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट 360, गुड्स मार्क डाउन, मार्कअप के डेबिट में टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। $360 it's lost, sir. का 390. लॉस्ट हुआ है, खादी का या Khadi, sir, Khadi. बाय गुड्स लॉस्ट। कॉस्ट कितना था 390. प्लस मार्कअप, मेरे पास जगह की कमी इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आप 130 प्लस मार्कअप अलग से दिखा दो। Markup 130. हाँ तो आप 390 लिखना, गुड्स लॉस इनर कॉलम में, प्लस मार्कअप 130 आउटर कॉलम में 520. Sir, done. क्लोज करो अकाउंट। Eight two six zero. 8260. 8260
तो कहना है ये क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्लस मार्कअप पर ही होगा। Yes, sir. सारी चीजें प्लस मार्कअप पे, तो ये भी मार्कअप पर ही होगा, तो उसका रिवर्सल यहाँ पर होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक। $8260 इंटू, चलो एक काम करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले तुम 8260 का मार्कअप अमाउंट चैट के थ्रू बताओ मुझे, चैट बॉक्स के थ्रू। Two zero six five. सर बराबर है। बाकी सब 206Y। चलो, सूरज ने मेहनत करके एक अमाउंट ऐड कर दिया। तो 8260 इंटू 33.33 अपॉन 133.33। अब पता नहीं वो 2065 आ रहा है या और कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है? 8260 इंटू 33 अपॉन 133.33। 2065। 2065। वेरी गुड। तो ये किसको नहीं आया 2065? तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं ऐसा क्यों किया। ओके, कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। दिवाकर, यस सर। 1,01,200 ये किस पर है? कॉस्ट प्लस 1 लाख। हाँ हाँ। ये, तो इस पे क्या करूं मैं? 1,01,200 इंटू 33.33% निकालू या 33 अपॉन 133 निकालू? 33/133। तो बस ऐसे 8260 इसके अंदर ऑलरेडी मार्कअप इंक्लूडेड है। ओ हाँ हाँ। पक्का? यस सर। ओके। हम्म। 826 सॉरी सॉरी 22685। अब ये तो मैंने किसका बना दिया? खादी का। अब आपका काम है किसका बनाने का? सिल्क। सिल्क का सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बाकी सब तुम पहले पोस्टिंग कर दो, फिर मैं बताऊंगा। सिर्फ ये मत कैलकुलेट करना, सिल्क का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, बाकी तो सब नॉर्मल पोस्टिंग जैसे करना है करो।
हॉटस्पॉट बंद कर दो। सर्वेश म्यूट करो बेटा। ले रहा नहीं है। सर हम्म, सो उसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो है हम्म, उसका कॉस्ट 9200 लेंगे ना? 6900। फिर उसमें ऐड 50% मार्कअप करेंगे। हाँ, उसका वो अपना मार्कअप पर रिकॉर्ड करेगा। ओके सर। 6000 मार्कअप 6900 पे मार्कअप देंगे प्रति ये 9200 जिस पे ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कहाँ पर बोला है कि सेलिंग प्राइस पर हुआ है? ओके सर। जो गुड्स खादी के लिए खरीदा गया था 6900 का, वो सिल्क के पास ट्रांसफर किया गया। बट हमने 9200 लिखा था ना। हमने 9200 क्यों लिखा था? क्योंकि हमारे परचेज में मार्कअप ऐड करके ऐड हुआ था। ओके सर। अगर परचेज नॉर्मल कॉस्ट पर हुआ होता, ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल कॉस्ट पर हुआ होता, तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी में 6900 ही दिखा था। ओके सर।
ओके, मुझे पोस्टिंग का अमाउंट देते जाओ। पहला ओपनिंग स्टॉक टोटल से 27,900 मार्केट के साथ। सॉरी 27,900। ये भी मार्कअप 50% के साथ ही, सीधा बताओ। 1,40,100। टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर 10,350। ये हमें खादी से मिला है। कितना? 10,350। दैट इज 6,200 प्लस 50%। 6,200 ही था ना? 900। 900। 6,900। सेल्स से 1,25,000। सेल्स कितना? 1,25,000। बाय मार्कअप अकाउंट 2,000। ओपनिंग स्टॉक का मार्कअप 9,300। 9,300। 9,300. परचेज का 46,700। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। कौन लड़की बोल रही थी? 46,700. हाँ ठीक है, आप ही बोलो अभी। 46,700 ठीक है। और ये मार्कडाउन Markdown का 2,000. यहाँ पर भी आएगा बाई मार्कडाउन 2,000। नेक्स्ट से इंटरस्टेट ट्रांसफर का आएगा मार्कअप क्रेडिट साइड हाँ, में बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट अमाउंट 3,450. 3,450 डन। Done, ओके sir. ठीक है, टोटल करो कितना आ रहा है। बैलेंस निकालो, क्लोजिंग स्टॉक 51,350. बस इसका स्टॉक रिजर्व निकालो तो अपना सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 51,350 इज राइट आंसर। क्लोजिंग स्टॉक, इसका स्टॉक रिजर्व निकालो। थर्ड एडजस्टमेंट के लास्ट 2 लाइन का ही एक्सप्लेनेशन देना है, इसके लिए मैंने आपको पहले पूछा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कौन है भाई सीटी मारने वाला? सर लाइन मारना सीख रहा हम्म चलो ठीक है।
देखते हैं अब बच्चा लोग, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सी डे पर हुआ होगा? क्लोजिंग स्टॉक कभी निकाला होगा? लास्ट डे को सर। ऑन द लास्ट डे। अब लास्ट डे जब गोडाउन में गए होंगे हम, गोडाउन में तो बहुत सारे गुड्स पड़े होंगे। और उसका वैल्यूएशन करके अमाउंट आया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपने गोडाउन में दो तरीके का गुड्स पड़ा हुआ है। एक नॉर्मल गुड्स, एक एबनॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब जिसको हमने मार्कडाउन नहीं किया, और एबनॉर्मल गुड्स मतलब जिसको हमने मार्कडाउन किया। तो ये जो अमाउंट आ रहा है ना, ये जो अमाउंट आ रहा है ये वाला, इस पे लोग जितना डायरेक्टली 50/150 कर रहे हैं, वो आंसर गलत है। एक बार मुझे 51 350 का 50/150 कितना आ रहा है वो बताओ। 51 350 into 50/150 17,116 हाँ, 117 राउंड ऑफ करके 51 350 into 50/150 ये आ रहा है जो तुम बोल रहे हो 17,000। 117 ओके, ये 17,117 आंसर गलत है, और शायद किसी ने आंसर दिया भी नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एबनॉर्मल गुड्स है, ये जो एबनॉर्मल गुड्स है, इसको पहले नॉर्मल पोजीशन पर लाना पड़ेगा, और जब मैं इसे नॉर्मल पोजीशन पर लाऊंगा तब मैं ये रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं कैसे इसे नॉर्मल पोजीशन में लेकर आऊं? तो एबनॉर्मल गुड्स कितने से मार्कडाउन हुआ था? 1000 तो इसमें बच्चा लोग पहले 1000 ऐड कर दो। जैसे ही एबनॉर्मल गुड्स में 1000 ऐड हो जाएगा ना, तो अब मेरे सारे गुड्स नॉर्मल पोजीशन पर आ गए। अब ये सारे गुड्स का सेलिंग प्राइस हम 50/150 यहां पर अब रूल अप्लाई कर सकते हैं। 17,450 17,450। लेकिन गुड्स मार्कडाउन हुआ था 1000 से, माइनस करने के बाद फाइनली नेट मार्कअप काफी लोगों का राइट आया था। वेरी गुड, 16,450 काफी लोगों ने राइट आंसर दिया था। 16,450 इज द राइट आंसर। जिसको ऐसा नहीं समझता है, मैं उनके लिए ऐसा कर रहा हूं। बच्चा लोग मुझे बताओ एबनॉर्मल गुड्स कितना है, उसका कॉस्ट। एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट कितना है? हेलो 5,000 5,000। उस पर नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन 50%। 2,500 नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, बट सिंस मार्कडाउन हो चुका है 1000 से, तो मेरे गोडाउन में भी फिलहाल उसका वैल्यू 6,500 इंक्लूड होगा। तो 51,350 इज अ टोटल वैल्यू माइनस 6,500 बैलेंस नॉर्मल गुड्स का वैल्यू होगा। बैलेंस नॉर्मल गुड्स का वैल्यू 44,850 क्या किया? 51,350 माइनस 6,500। एक सेकंड, हाँ कैसे सर लगे बच्चा? ये सब 44 हाँ, 51,350 माइनस 6,500 44,850 44,850 44,850।
अब ये तो नॉर्मल गुड्स है, तो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर है 44,850 बच्चा लोग इंटू 50 अपॉन 150 14,950. ये नॉर्मल गुड्स का मार्कअप आया जिसमें कोई भी मार्कडाउन नहीं हुआ है, और यहाँ पर 1500 का मार्कअप है। 2500 नॉर्मल था माइनस मार्कडाउन 1000 से हुआ, मतलब 1500 से नेट मार्कअप है एब नॉर्मल गुड्स पर। सो ऐड कर दो 14,950 प्लस 1,500। किसी भी तरीके से प्रेजेंट करो, मैं तो अलग से वर्किंग नोट कराऊंगा। ये तो मैंने डिटेल्ड बता दिया कि लास्ट डे पर जो गोडाउन का वैल्यूएशन किया होगा, टोटल वैल्यू 51,350 ये जो आया, ये 51,350 में दो तरीके का गुड्स है, नॉर्मल गुड्स भी है, एब नॉर्मल गुड्स भी है। एब नॉर्मल गुड्स कैसे आएगा, उसका कॉस्ट दिया 5,000, उसमें प्रॉफिट आया होगा 2,500, नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 7,500 जिसको आपने मार्कडाउन कर दिया 1000 से। तो अब एट प्रेजेंट क्लोजिंग स्टॉक में 6,500 रुपए इंक्लूड होगा, तो 51,350 माइनस 6,500 नॉर्मल गुड्स का अमाउंट आ गया। इस नॉर्मल गुड्स का नॉर्मल मार्जिन 50 अपॉन 150 14,950 प्लस इस एब नॉर्मल गुड्स का मार्कअप 1,500, सो टोटल मार्कअप 16,450। या दूसरा तरीका, पहले सारे गुड्स को नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आओ, 51,350 में 1,000 ऐड करके सबको 52,350 पर लेकर आ गए, नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आ गए, फिर इंटू 50 अपॉन 150 किया, जो आया 17,450, उसमें से मार्कडाउन अमाउंट वापस माइनस कर दिया। कोई भी प्रेजेंटेशन करो जैसा तुमको कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आएगा 16,450, 41,300. सॉरी 41,000. सर तो टोटल एबनॉर्मल गुड्स तो ऐसे 10,000 है, तो 10,000 से उसको वो नहीं करेंगे बच्चा, उसमें से 5,000 वाला गुड्स बिक चुका है ना, जो बिक चुका है वो मेरे गोडाउन में नहीं रिप्रेजेंट करता है। हाँ ओके। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
हो गया लिखकर? जिसको ऐसा नहीं समझ में आता है, दूसरा तरीका और क्लोजिंग स्टॉक 51 कितना था? 350 था। हाँ सर 51 350 Add markdown amount. 1000 This will give you normal selling price of all the goods. Therefore, 52 350 into 50 upon 150 is equal to 17,450 minus markdown 1,000, 16,450. ये मैंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया तुमको, लॉजिकली समझे कि गोडाउन में 2 तरीके का गुड्स होगा, और ये शॉर्टकट एग्जाम में ऐसे करके आ जाओ। हो गया कंप्लीट? One second. से ग्रुप 2 का चैप्टर है ना? चलो, बैंकिंग कंपनी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रुप 2। किसी भी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हमें। देखो, अभी आपने जस्ट कंपनी अकाउंट के कुछ सम किए होंगे जिसमें आप बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट यूज करते हो वो फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। बैंकिंग कंपनी के लिए ऑल टुगेदर नया ही फॉर्मेट है, पीएनएल बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट अलग है। अब वो डायरेक्टली फॉर्मेट पर मैं नहीं आऊंगा, मैं पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा बैंकिंग कंपनी के। वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंक। फॉर बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है। So as per Banking Regulation Act 1949, how to prepare फाइनल अकाउंट वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। किसी भी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम, बैंक का सोर्स ऑफ इनकम 2 जगह से होता है। पहला, जो लोन्स एंड एडवांसेस दिया ना, लोन्स एंड एडवांसेस,
उस पर बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो इनकम, कौन सा इनकम? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, और डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स। तो पहले आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि कोई भी बिल जब बैंक परचेस करती है तो बैंक की बुक में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड बाय द बैंक। नाउ ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने डेफिनेटली ड्रॉवर ड्रॉई वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। Yes, sir. ड्रॉवर, अ पर्सन हु ड्रॉस अ बिल, उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वो ड्यू डेट तक बिल रिटेन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2, वो बिल किसी के पास एंडोर्स कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3, वो बिल Discount. बैंक के पास डिस्काउंट करा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, वो बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकता है। When the bill is discounted with the bank, ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी वो सीखे हो आप। ड्रॉई की बुक में क्या प्रेजेंटेशन होता है वो आप सीखे हो। मैं आज आपको सिखा रहा हूं when the bill is purchased by the bank, what will be the accounting entries in the books of bank। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तब तक सिर्फ पहले आप इतना हेडिंग देकर इतना कॉपी कर लो। चलो, say for example, during the year the bank has purchased only one bill। बहुत सारे बिल वैसे तो खरीदते हैं, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बिल का एग्जांपल देता हूं। Say for example, on 16 December 2020, the bank has purchased bill worth rupees 1 lakh. Discount amount on this bill is 10,000. Maturity date of the bill is 15 January 2021, and the closing date of bank is 31st December. So when the bill is purchased by bank, entry in the books of bank will be first, that is on date डालता हूं so that ज्यादा clarity रहे। 16 December 2020 for bills purchased। So when the bill is purchased by bank, entry in the books of bank, बैंक के पास बिल आया तो क्या करूं? Bill to debit cash. यहां पर बिल्स रिसीवेबल वर्ड नहीं यूज होता है, यहां पर बैंक एंट्री करती है बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। एक नया अकाउंट ओपन हो जाता है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट with the bill amount that is 1 lakh. For bank, discount is an income to discount received के बदले यहां पर लिखते हैं discount on bill discounted, discount on bill discounted 10,000
और पार्टी को एक्चुअली कैश नहीं देते, उसका अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं टू कस्टमर अकाउंट विद द नेट अमाउंट। जब कस्टमर को चाहिए अपने बैंक से पैसा, वो विड्रॉ कर सकता है। पासबुक देखना, उसमें कभी भी तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बैंक तुम्हारे अकाउंट को उतने से क्रेडिट कर देगी, तुमको जब चाहिए तुम पैसा विड्रॉ कर लो। तो जिस दिन बिल बैंक परचेज करती है, उस दिन बैंक एंट्री पास करती है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट विद द ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड with the discount amount and to customer account with the net amount. Now ये बिल हमने कब खरीदा है? 16 दिसंबर 2020 को बिल परचेस्ड। बच्चा लोग, इसका मैच्योरिटी डेट मैंने दिया था 15 जन 2021 मैच्योरिटी डेट। So can I say discount is earned for 30 days? Can I say discount is earned for 30 days? That is from 16 December 20 to 15 Jan 21. Yes or no? Response करो ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा परचेज डेट था बिल का, ये मैच्योरिटी डेट है। तो बैंक ने 30 दिन का इनकम कमाया, लेकिन बैंक अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब करती है? 31 दिसंबर 20 को। ये बैंक का क्लोजिंग डेट है। तो आप ध्यान से समझना, यहां पर अगर मेरा क्लोजिंग डेट ये है, तो ये जो बिल हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, इस बिल का 30 डेज में से 15 डेज का मेरा करंट ईयर का इनकम है और 15 डेज का मेरा नेक्स्ट ईयर का इनकम है। तो क्या करूं सर? बच्चा लोग, हम बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल सिस्टम पर बनाते हैं। अक्रूवल सिस्टम मतलब क्या? ऐसा कोई इनकम जो भले करंट ईयर में रिसीव्ड हो जाए लेकिन करंट ईयर में ड्यू ना हो, तो हम ऐसे इनकम को करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करते। प्रीपेड आप माइनस करते हो। प्रीपेड क्यों माइनस करते हो? 13 महीने का रेंट पे किया आपने, तो पीएनएल में पूरा 13 महीने का रेंट लिखते हो क्या? No, sir. क्यों नहीं लिखते? 1 महीने का रेंट क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हम अकाउंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करके बनाते हैं। हमें सिर्फ करंट ईयर का इनकम रिकॉर्ड करना है, सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। ऐसा इनकम या ऐसा एक्सपेंस जो ऑलरेडी करंट ईयर में मिल चुका है या पे कर चुके हैं, which does not belongs to current year, that should not be recorded in current year. Similar to that, यहां पर बैंक को ये जो 15 दिन का नेक्स्ट ये वाला 15 दिन की बात कर रहा हूं मैं, ये 15 दिन का डिस्काउंट ऑलरेडी 16 दिसंबर को रिसीव्ड हो चुका है, बट ये 15 दिन वाला इनकम मेरे करंट ईयर का इनकम नहीं है। That income belongs to the next previous year. That belongs to next year. सर रिपीट करिए प्लीज। इस साल तूने समझ 13 महीने का वर्कर को सैलरी पे किया, पीएनएल में कितना लिखेगा? 13 महीने का या 12 महीने का? 12 मंथ। मतलब 1 मंथ का प्रीपेड बोलकर माइनस कर देगा। यस सर। ऐसे जब मैं 16 दिसंबर को गुड्स ये बिल परचेस कर रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट मिला, कितने दिनों का मिला? 30 डेज का ना। अब उस 30 डेज में से नेक्स्ट ईयर का 15 दिन है ना? यस सर। तो वो नेक्स्ट ईयर का 15 दिन का क्या करूं मैं? माइनस करना पड़ेगा, उसे मैं करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसे डिस्काउंट को कहते हैं अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। ये जो 15 दिन वाला है ना, जो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है,
This is my unexpired, which has been received during the year, but that will expire in the next year. टोटल कितना मिला है? टोटल 10,000 मिला है, जिसमें से 5,000 ये 15 दिन का होगा और 5,000 ये 15 दिन का होगा। तो ये जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है ना 5,000 का, ये मेरे करंट ईयर का इनकम नहीं है। Hence, at the end of the year, that is on 31st December, company will pass entry for unexpired discount. एंट्री रटनी नहीं है, लॉजिकल एंट्री है। डिस्काउंट पहले तुमने क्रेडिट किया था, अब मैं डिस्काउंट को डेबिट कर दूंगा फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। एंट्री विल बी discount on bill discounted, discount on bill discounted account debit to rebate on bill discounted। सर क्या भयंकर भयंकर नाम बोल रहे हो आप। इस टॉपिक में यही सारे नाम यूज करने पड़ेंगे। इसको एक एग्जांपल दे देता हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, तो आप उसका ना दो इफेक्ट देते हो, रेंट में ऐड करते हो और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हो। ऐसा करते हो या नहीं करते हो? यस सर। आप इफेक्ट देते हो, एक्चुअली वो एंट्री होता है, मालूम है? एंट्री ये होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट। हम ये एंट्री नहीं सीखते, हम डायरेक्टली इफेक्ट सीख लेते हैं। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रीपेड लेस फ्रॉम रेंट, बैलेंस शीट एसेट साइड, उसका एक्चुअली एंट्री होता है प्रीपेड रेंट टू रेंट। ऐसे यहाँ पर ये डिस्काउंट मेरे करंट ईयर का इनकम नहीं था, तो डिस्काउंट डेबिट करो कितने से? 5,000 से, और वो डिस्काउंट एक नए अकाउंट में चला जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 5,000। ये एंट्री हम कौन सी डे पर पास करेंगे? On the closing day, that is on 31st December 2020. This entry will be passed only if the bill is going to mature after the closing date. अगर बिल मैच्योर होने वाला है क्लोजिंग डेट के बाद। सो मुझे बता सकते हो करंट ईयर के पीएनएल में कितना जाएगा? 5,000। मेरा इनकम 5,000 है, वो पीएनएल में चला जाएगा। For discount transfer to PNL, for that entry will be discount on bill discounted account debit to rebate on bill discounted। $5,000। ये तीन एंट्री में किसी को डाउट है तो पहले पूछो। ये तीन एंट्री में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके चलो, अब इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। समझो यही वाली बैंक नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इसी पेज पर एक्सप्लेन कर देता हूं। नेक्स्ट ईयर टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस बिल्स इज ₹1 लाख, और नेक्स्ट ईयर के लास्ट डेट पर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अमाउंट इज 10,000। तो बच्चा लोग नेक्स्ट ईयर पीएनएल में कितना जाएगा? नेक्स्ट ईयर पीएनएल में कितना जाएगा? नेक्स्ट ईयर पीएनएल में कितना जाएगा? चैट के थ्रू फटाफट बताओ। एक चैट 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 वाह रे वाह, तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा, मतलब वाह रे वाह। बच्चा लोग ये जो मैंने पीएनएल में ट्रांसफर किया ना,
ये वाला 5,000 ट्रांसफर नहीं किया, जो एक्सपायर हुआ ना 5,000 वो वाला ट्रांसफर किया। मेरा टोटल डिस्काउंट रिसीव था 10,000, जिसमें से अनएक्सपायर्ड था 5,000, तो 5,000 एक्सपायर हो गया था, वो ट्रांसफर किया। चलो समझाता हूं। Total discount received by bank is 1 lakh. Unexpired discount at the end of the year is 10,000. ये वो डिस्काउंट है जो नेक्स्ट ईयर का है, जो मिल चुका है इस साल। तो कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा? 90। पीएनएल में 95,000 जाएगा। कहां से आ गया 95? तो पहले 1 लाख माइनस 10, मुझे लगा था सब लोग 90,000 तो बोलेंगे, इधर तो सब लोग 10-10 हजार बोल रहे हैं। 90 भी गलत होता, लेकिन 10,000 तो महा गलत है, नॉनसेंस, मतलब कुछ समझा ही नहीं। 1 lakh my total discount received minus unexpired 10,000, so total income is 90,000। लेकिन लास्ट ईयर जो बिल अनएक्सपायर्ड था वो करंट ईयर में तो एक्सपायर होगा ना। तुमने लास्ट ईयर भी उसे पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया, इस साल भी पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे। इस साल टोटल पीएनएल में 95,000 जाएगा। तो ये जो लास्ट ईयर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की एंट्री पास की जाती है ना, इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डे पर रिवर्स किया जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डे पर इसे रिवर्स किया जाता है, और रिवर्सल एंट्री होती है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। एक काम करो, आप लोग ना इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा, जाने दो। इसके प्रेजर टैब देखो। डन सर, नेक्स्ट। इसमें से किसी ने पूछा इनकम वाला एलिमेंट कौन सा है, तो ये मेरा इनकम एलिमेंट है, और इसे मैं बोलूंगा अनएक्सपायर्ड, मतलब प्री रिसीव्ड इनकम। दैट इज नॉट माय इनकम, दैट इज माय लायबिलिटी, पहले से इनकम मिल गया। तुम्हारा जब तक पोर्शन खत्म नहीं होता ना, तुम्हारा जो फीस हमको मिला है, फॉर अस इट इज अ लायबिलिटी। जिस दिन सिलेबस खत्म कर देंगे हम उसे बोलेंगे यस नाउ इट इज अ इनकम। पार्ट पेमेंट भरी होगी उसमें। अभी प्रोपोर्शनेटली अगर ऐसे करने जाए कि हाँ आधा सिलेबस हो गया, आधा है तो आधा इनकम, ऐसा वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हमने एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं किया तो वो हमारे लिए लायबिलिटी ही है। जब तक हम वो खत्म नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट छोड़ने वाले नहीं है।
2 और 3 एंट्री में बच्चा अमाउंट अगर मैं अलग कर दूं ना तो शायद तुमको समझे, लॉजिक समझो ना यार। ये क्या लिखा है मैंने, ये 15 दिन वाला इनकम है, इसे पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, और ये मेरा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दूंगा। कितना प्री रिसीव्ड इनकम है सर, तो पीएनएल क्रेडिट नहीं करेंगे? क्या किया मैंने, एक सेकेंड, मैंने क्या किया? हाँ सर, वो दोनों हाँ, गलत, दोनों एक ही अकाउंट में जा रहे हैं। पीएनएल कोई बोल भी नहीं रहा, मैंने हेडिंग दिया और फिर अभी बोल रहे हो तुम लोग डिस्काउंट पीएनएल में जाएगा। सर नाम चेंज है ना, इसके लिए हमको लगा कि नहीं, ये दो अलग अलग अकाउंट है। ये रिबेट तो बैलेंस शीट में चला गया, ये ट्रांसफर टू पीएनएल, इट इज इनकम व्हिच इज ट्रांसफर टू पीएनएल। नया चैप्टर है ना, इसके लिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। द डिस्काउंट व्हिच इज अर्नड, मैं देख भी नहीं रहा हूं मैंने उधर क्या लिखा है। द डिस्काउंट व्हिच इज अर्नड इज ट्रांसफर टू पीएनएल। टोटल 10,000 में से करंट ईयर का मेरा इनकम 5,000 है। 10,000 का मतलब टुकड़ा हो गया ऐसे, 5,000 रिबेट में गया, 5,000 पीएनएल में गया। अमाउंट चेंज करके लिख दो ना सर, 6,000 4,000। वो फिर डेज का कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। समझने के लिए तो समझ जाएंगे ना सर एक बार। अरे लेकिन अभी मैंने वो डेज जानबूझकर ऐसा रखा है कि इसमें से ये 15 दिन इधर का, ये 15 दिन नेक्स्ट ईयर का है। कॉम्प्लिकेट। इसके लिए मैंने इतना सारा चीज तो लिख दिया। 15 दिन 5,000 इनकम, 15 दिन 5,000 अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, टोटल इनकम 10,000। देखो उसको ऐसे बीच में डिवाइड कर दिया है। इस 10,000 में से आधा 5,000 इधर का है, आधा 5,000 नेक्स्ट ईयर का है। सर वहाँ पे लिख दो ना सर, करंट इनकम। क्या क्या लिखने को बोल रहा है बच्चा? करंट इनकम लिख दो सर, करंट इनकम मतलब आपने करंट जो ईयर बताया था ना। हाँ, करंट ईयर इनकम, आपको याद रहेगा वैसे ही। पूरा एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर एंट्री की वजह से चला गया। अच्छा, बैंक की बुक सर दिसंबर में क्लोज होती है। एग्जाम्पल दिया बच्चा, अगर मार्च में क्वेश्चन में तो दिया होता है ना। देखो अभी अपना जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में तो क्लोजिंग डेट दिया ही रहता है, जनरली इट इज मार्च, बट अगर क्वेश्चन में दिसंबर बोला है तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन। टैक्स में आपको मैंने स्टार्टिंग से बोला प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड है अप्रैल टू मार्च 1 अप्रैल टू मार्च 20, बट अकाउंट में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। इस अकाउंटिंग ईयर का बनाओ, वो सब दिया होगा। नहीं, खाली जनरली पूछे सर। और ये एंट्री देखो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मैंने रिवर्स करवाई, ये वाली अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर मैंने रिवर्स करवाई। नेक्स्ट टाइम वापस में एक्सप्लेन करूंगा, ये अभी लिख लो इतना। डन सर। ओके देन कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और वापस में एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से ये पॉइंट्स सारे, एक नया एग्जांपल लेकर, बट वो डिक्टेट नहीं करने दूंगा, वो आपको लिखने को नहीं दूंगा मैं। ठीक है, चाहिए रहेगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। चलो सी यू ओके सर, टुमारो, बाय 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 बाय, सर। टेक केयर, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। 2 बाय सर। किलोमीटर दूर से ज्यादा मत निकलना।